तो मैं डिस्कसिंग अबाउट द सीए। तो इसमें लीगल चैलेंजेस क्या है, तो 5 लीगल चैलेंजेस है डायरेक्टली। पहली बात है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदू रेफ्यूजीज बुद्धिस्ट लोग आए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, कि और भी कंट्रीज में ऐसा इशू है श्रीलंका से रिलेटेड। उनका क्या, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जो तमिलनाडु में है। तो व्हाट अबाउट द ग्रुप्स ऑफ द रोहिंग्या इन म्यांमार? व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी मुस्लिम सेक्ट अहमदिया और हजारा दैट आर आल्सो परसिक्यूटेड इन दिस कंट्री? तो दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परसिक्यूटेड ग्रुप। तो ये क्वेश्चन उठता है। तो इन जो आर्टिकल 14 के अंदर में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लिखा हुआ है, तो उसमें बोला जाता है कि आपके ऊपर जो लॉ लगे, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको बराबर होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन, हर एक इक्वल, पर इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल लगना चाहिए लॉ आपके ऊपर में, या फिर जो इक्वालिटी इट शुड बी इक्वल अमंग द इक्वल। इसलिए यहां पर जब बात हुआ इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन, मतलब कि कोई भी ग्रुप है उसको दो बार में डिवाइड करिए और वो पता लगना चाहिए कि क्या वो इक्वल है ग्रुप, क्या अलग है। अगर वो इक्वल है तभी आप इन्फोर्स करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन हुआ रेफ्यूजीज में, मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में। तो जो वहां पर मेजोरिटी थे दे आर मुस्लिम, दैट इज वाई दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप। अब लेकिन बात हुआ कि व्हाट अबाउट द मुस्लिम सेक्ट लाइक अहमदिया एंड हजारा, क्योंकि उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। लेकिन जो इंडिया का स्टैंड रहता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री का ये जो लॉ है, ये सिर्फ 3 कंट्री के लिए स्पेसिफिक। अगर बाद में ऐसा जरूरत पड़ेगा तमिलनाडु से रिलेटेड तो अलग से लॉ बनाएंगे। और जहां तक अहमदिया और हजारा की बात है तो दे आर कंसिडर्ड एज मुस्लिम। इसलिए अगर मुस्लिम लिखेंगे तो अहमदिया नहीं लिख सकते। फिर क्या होगा, मुस्लिम के अंदर में वी हैव टू क्रिएट डिवीजन, वो नहीं कर सकते लॉ के अंदर में, क्योंकि इंडियन लॉ में वो अहमदिया मुसलमान है, हजारा भी मुसलमान, वहां की तो नहीं है ना, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से देखा जाए तो वी कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब रोहिंग्या का जहां तक बात होता है तो वो भी जब लॉ आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिर इसमें क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल दीज कंट्रीज हैव इनिशिएटेड अ स्टेट बेस्ड ऑन द रिलीजियस वैल्यू। उसके कारण ही प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए हम लोग उनका ले रहे हैं। तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी वाला। दूसरा है कि सीए एंड असम। असम 1971 में जब इंडो बांग्लादेश वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था ओवर द बांग्लादेश 1971 में, तो दे वर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इंटरिंग इनटू बंगाल, असम, त्रिपुरा एक्सेट्रा। तब इतने रेफ्यूजीज आ गए 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, लोकल नेटिव्स थे, उनको एक एंजाइटी होने लगा कि उनका जॉब, उनका रिसोर्सेज पर हक उनका हो जाए। क्योंकि जो मोस्टली रेफ्यूजीज थे दे वेर मोस्टली हिंदूज और कुछ मुस्लिम थे। मोस्टली हिंदू क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सैटेलाइट के अंदर में ऐसा कहा गया था कि बाय द जनरल जिया जिया और वहां के जो थे नयाजी, वो बोले थे कि नस्ल बदल देंगे, एग्जैक्ट कोट एंड कोट। जो तो इसलिए वापस इंडिया में आए थे। तो त्रिपुरा असम में एजिटेशन स्टार्ट हुआ, असम स्टूडेंट मूवमेंट बाकी सब में। तो चला एजिटेशन पिछले 10 साल तक चला। 85 में असम अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन राजीव गांधी एंड असम स्टूडेंट एसोसिएशन, ऐसे नाम था, एक और स्टेक होल्डर थे जो याद नहीं आ रहा। 1985 में साइन किया, इसको बोलते हैं असम अकॉर्ड। उसमें बोला गया कि दोज हु हैव एंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर 1966, डेट दिया हुआ है, देख लेना, वो सिटीजन से बन सकते हैं, वो असम में रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है उनको वापस जाना पड़ेगा बैक टू बांग्लादेश। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो तो साइन हो चुका, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ग्राउंड पे? तो ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एक डेटा चाहिए और सेंसस चाहिए। तो सेंसस का बात होता था कि सेंसस करेंगे कितने रेफ्यूजीज आए हैं बांग्लादेश से, लेकिन सेंसस हुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे टलते गया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड द सेंसस इन असम कि कितने लोग रेफ्यूजीज हैं। तब उसको एनआरसी बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम स्पेसिफिक। तो वहां पर जब पता लगा कि 19 अप्रोक्सीमेटली 90-20 लाख पीपल दे आर ओनली रेफ्यूजीज, उसमें भी भोजन का प्रोसेस अभी चल रहा है।
तब अब उसको क्या करे, वापस भेज नहीं सकते, मैं एक इंक्लूड बार कर सकता। बताना मुझे, कितने कितने एनआरसी ने बंदे रिवील किए, कितने हैं रेफ्यूजी? अप्रोक्सीमेटली 19.2 लाख था जब 2022 में आया था, रिपोर्ट आया था ना, बिग था कि 19.2 लाख हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनआरसी लिस्ट, ऐसे हेडिंग था। 19.2 सर्च कर लेने पर। तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट लीड कर रहे थे सेंसस ड्राइव इन असम, स्पेसिफिक टू असम ओनली। तो पता लगा कि 19.2 लाख जो लोग थे, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिटीजनशिप प्रोसेसेस। तो उनका जो पूरा ह्यूमन राइट्स, उनका पूरा जो दायित्व बनता है, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है विद रिस्पेक्ट टू द सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर वेलफेयर, वो खतरे में आता। तब फिर उसके बाद भी अब क्या कर सकते, वो आ चुके हैं, वापस नहीं भेज सकते, बांग्लादेश भी ले नहीं सकता, कैसे होगा। तब फिर ये अभी एक तरह से बोले तो ठंडे बस्ते में। तो असम अकॉर्ड के बाद होता है, इट वॉज साइन 1985, कट ऑफ डेट दिया गया और बोला गया कि जो लोग 1966 से पहले आए उनको वापस जाना चाहिए, लिखा हुआ है January 1, 1966। और दूसरी बात की है कि असम अकॉर्ड के कारण भी जो लोग ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है उनका क्या, सिटीजनशिप उनके के लिए है कि नहीं, अमेंडमेंट एक्ट उनके लिए है कि नहीं। जो जो मुस्लिम लोग जो है 1966 के बाद में फियरिंग परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, वो तो फिर तो फॉरेनर कहला जाएंगे। यहाँ पर किसी अभी तक कोई भी इंडियन मुस्लिम में बात नहीं हो रहा अभी तक में, सीए में सिर्फ बात हो रहा है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्यूजीज। जब पहले हम लोग बात कर रहे श्रीलंका से बात कर रहे, श्रीलंका के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, तो अब बांग्लादेश के हिसाब से। फिर बात हुआ लीगल चैलेंज, इट इज अंडर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट पर डिसीजन लेंगे जब समय आएगा। तो ओवरऑल ये कुछ एरियाज है जहां पर क्वेश्चन उठता है। यहाँ पे हाँ, एक और है, फोर्थ फोर्थ कंडीशन एक और है। पहला बात है कि अगर आप रिलीजन, देन वो अगर रहेंगे ट्राइबल एरियाज में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, दे आर पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और दूसरा कि इनर लाइन परमिट भी, आईएलपी, उसमें अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है इनर लाइन परमिट, जिसमें आपको परमिट लेना पड़ता है फॉर टूरिज्म पर्पज से। आपको एक रसीद मिलेगा, आप इसी समय के लिए जा सकते हो, इतने दिन के लिए जा सकते हो। तो उसका क्या, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीए। तो क्वेश्चन उठता है कि क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी लोग सेम क्यों नहीं है। तो ये कुछ कुछ एरियाज है जो क्वेश्चन उठता है अंडर द राइट टू इक्वालिटी, अंडर आर्टिकल 40 और उसके अंदर में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 40। अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, एक बस ऐड करूँ मैं, इसमें 2019 जो एक्ट हम्म, आया था, इट वाज अ अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक ही बार आया अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, उसका अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, और फिर अभी 19 में हुआ है अमेंडमेंट। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज अ बेस स्ट्रक्चर ऑफ होल सिटीजन प्रोसेस। जो आर्टिकल 5 से 11 है सिटीजनशिप प्रोसेस में, चाहे वो रिमूव करना हो या फिर किसी को देना हो सिटीजनशिप, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, बाय, तो 4-5 एरियाज है। तो वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, डिटेल में डिफिनेशन है, सिर्फ दिया हुआ है कि इतने से इतने लोग हैं जो बांग्लादेश पाकिस्तान गए 1947 में, वापस आ गए, उनको मिलना चाहिए, बस। प्रोसेस नहीं दिया, प्रोसेस के लिए सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट लाया था 1955 में। इट क्रिएटेड अ स्टैट्यूटरी लॉ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 5 एंड 11। और वो अमेंडमेंट किया गया 2003 में और 2019 में। और बाद में जब भी डीलिमिटेशन होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन 2003 एक्ट। और अभी जो एक्ट हो रहा है उसमें एक्सक्लूडिंग आसाम, क्योंकि आसाम का डिलिमिटेशन हो चुका, उसमें सेंसस हो चुका। जम्मू कश्मीर का हो रहा है एक तरह से 2011 के सेंसस पर। तो बाकी इंडिया का कब होगा, 2026 में आएगा। तो उसका जो सेंसस डेटा होगा 2021, 22, 23 का होगा। तो ये कंटिन्यू मान। आई वाज जस्ट एडिंग अप कि इससे रिलेटेड जो पहले केसेस हुए हैं, तो बोमई केस वाज देयर। उसमें ये बोला गया कि कोई भी लॉ, पार्लियामेंट ना ही स्टेट लेजिस्लेचर
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इनैक्ट कर सकता है। तो ये अभी जो PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे फाइनल डिसीजन तभी देखा जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपने बताया, तो इसमें भी क्वेश्चन उठता है, इसमें भी एक फाइन फाइन नुआंसेस है। इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन के साथ नहीं किया यहाँ पर डिफरेंशिएशन। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी के साथ किया। इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही कि लीगल ऑब्लिगेशन है, ना ही कि फंडामेंटल राइट्स का ऑब्लिगेशन है फॉर क्रिएटिंग द रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी स्टेटस को नहीं मिलता फंडामेंटल राइट, उनका कुछ रहता है, ठीक है, फॉरेनर को भी रहता है फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड द सिटीजन है, वहां पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यहाँ तो सिटीजन से मिला ही नहीं है। आर्टिकल तो 15, हाँ आर्टिकल उसमें 15। तो ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। अब इस पे डिपेंड हम्म। करता है सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन है, क्या उनका एक उनको ब्रॉडन करना है, लेसन करना है, वो तो हाँ। ये तो ओवरऑल जब बात करते हैं सीए का, तो डिटेल में वी हैव डिस्कस 1955 एक्ट, 2003 अमेंडमेंट, उसके बाद अभी 2019 का, और चैलेंजेस क्या क्या है, और कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। ओवर ठीक, कंटिन्यू नेक्स्ट। ये ले लो आप, इसी का मैं बात कर रहा था, डिटेल में थे यहाँ पर। वन मिसाइल मैनी वेपन्स। तो जो कंपैरिजन मैंने बोला, एक तो अग्नि 5 मिसाइल्स के बारे में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज इज बिटवीन 7,000 टू 8,000 किलोमीटर्स। तो जो पहले की मिसाइल से उनकी रेंज मैक्सिमम 3,500 किलोमीटर्स थी। तो इसलिए अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, मतलब एज अ डेटरेंट। तो न्यूक्लियर वॉर हेड भी है। तो जैसे इंडिया का अगर हम स्टैंड की बात करते हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो दैट इज एज अ डेटरेंट। एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज देयर। और मिर्व टेक्नोलॉजी जो है, एक सिंगल, यहाँ पे पिक्चर नहीं है उसकी, बट एक सिंगल लॉन्च से ही आप मल्टीपल वॉरहेड्स लॉन्च कर सकते हो, और उनके टारगेट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये मतलब टाइम ऑफ जो एक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं एवोल्यूशन, तो मैंने मेंशन किया कि कौन सी कंट्रीज के पास है। तो यहाँ पे मेंशन है फ्रांस, UK, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के पास भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस USA और रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी, मिर्व टेक्नोलॉजी है। एंड यहाँ पे और अगर हम देखते हैं तो आई थिंक बाकी एरियाज तो वी हैव कंप्लीटेड। ओके, आई विल ऐड। पहली बात है प्रवेश, इसमें अगर समझाना चाहे तो, अगर अग्नि है तो उसमें एक वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉर ऊपर टिप पे। अगर उसके अलावा जो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक ही टिप हेड है, एक एक न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो इट कैन बी इंटरसेप्टेड बाय द एनिमीज मिसाइल। अब इसको इंटरसेप्शन रोकने के लिए, अगर उसमें अगर 10 5 अगर वॉरहेड लगा देंगे, तो इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर गिरेंगे एग्जैक्टली exactly। तो उस पांचों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा, तो एक तो कम से कम सक्सेसफुल होगा। इसीलिए एक किया जा रहा है ओवरऑल MIRV। इट विल क्रिएट अ डेटरेंट टू फर्स्ट यूज, क्योंकि इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया का मॉरल स्टैंड है कि हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे कोई भी कंट्री के अगेंस्ट में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और दूसरा, कभी भी यूज नहीं करेंगे जब तक सामने वाला यूज करे। और जब करेंगे तो ऐसा करेंगे, इट विल बी अ अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म, ऐसे कोई एग्जैक्ट वर्ड है, आई कैन नॉट रिकॉल। तो इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंट के ऊपर पॉलिसी रहता है। तो अग्नि सीरीज अग्नि सीरीज अगर बोला जाए तो 1 2 3 4 5। तो अगर इसको याद करना है तो 2 मतलब 2000 अप्रोक्सीमेट, 3 3000 अप्रोक्सीमेट, 4 मतलब ऐसी, 5 मतलब 5000 अप्रोक्सीमेट, 6 के ऊपर 8000 के ऊपर जाएगा। तो ये जो कंटिन्यू। फाइव इसमें वाली इस एक पे और 8,000 है। 5, हाँ भाई, अप्रोक्सीमेटली 5 to 8। अब सरकार क्या बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे, लेकिन अब जरूरी थोड़ी 5 होगा, 6 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है। कोई बोलना नहीं यहाँ चाहता पे ना कि ज्यादा है, हर वन। कोई कम बोलना चाहता है। हम्म। एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी भी है, वुमेन लीडरशिप का रोल भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिसाइल रानी, तो है द मिसाइल एक्सपर्ट शीना रानी, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ टीम एंड मेकिंग दिस entire experiment successful। तो we can take down her name, शीना रानी। एंड अब्दुल कलाम आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो पहले they were known as the Wheeler Islands off the coast of Odisha। and so these were earlier named behind the English commandant Lieutenant Hugh Wheeler।
and then they were renamed to honor the former president Dr. APJ Abdul Kalam 2015 में. Apart from this, अगर हम बाकी टेस्टिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई है, तो आकाश मिसाइल्स, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार मिसाइल्स, पृथ्वी, शौर्य मिसाइल्स, तो ये सारी मतलब एसैट मिसाइल्स टेस्टिंग यहीं से होती है. तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उड़ीसा के भद्रक. और इससे नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है? धामरा पोर्ट इज द नियरेस्ट वन. So ठीक. important for us. नेक्स्ट. तीपरा मोथा, ये भी डिस्कस, लेकिन अगर इसको हाईलाइट करना है तो इंडिया में टू काइंड्स ऑफ, थ्री काइंड, हाँ, दो काइंड ऑफ इंसर्जेंसी होता है, सेपरेटिज्म होता है. फर्स्ट है कि दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री इटसेल्फ एज अ ग्रेटर नागालैंड, नागास, अपने कंट्री म्यांमार और नागालैंड मणिपुर मिला करके ग्रेटर नागालैंड बनाने की कोशिश करते हैं. NSCN-I, इसाका मोइविया, IM और के खापला दोनों. तो खापलांग वाले अभी भी डील नहीं किए गवर्नमेंट से, IM वाले कर चुके हैं. तो वैसे ही कुछ बाकी इंसर्जेंसी और सेपरेटिज्म होता है, दे आर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट या तो ऑटोनॉमी, जैसे गोरखालैंड, दे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट. टूलू लैंड कर्नाटका में, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग सेपरेट ऑटोनॉमस रीजन. तो सेंटर का पार्ट इसमें ये क्या हुआ कि आपको एक ज्यादा ज्यादा टिपरा लैंड तो नहीं मिल सकता, लेकिन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगा और आपको इंक्लूड किया जाएगा, आपको फंडिंग किया दिया जाएगा, ऑटोनॉमस ऑटोनॉमी दिया जाएगा, और दे हैव द पावर. उसके बाद फिर लोकल डेवलपमेंट, कल्चर, हेरिटेज को आप सेफगार्ड कर सकते हैं और टाइमली मैनर में आपको फंड दिया जाएगा. तो ओवरऑल नेक्स्ट, यूपी से रिलेटेड की वर्ड यहाँ पर देखा जाए तो वी कैन राइट दिस डाउन. जे जन सेवा केंद्र ऑपरेशन ग्राम पंचायत, जन सेवा केंद्र की कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वैसे ही जन सेवा केंद्र है ग्राम पंचायत. 1.80 लाख, उससे ई गवर्नेंस आराम से आप पहुंचा सकते हैं लोकल तक. फिर बाकी तो ये अब डिस्कस अटल पेंशन योजना. अटल पेंशन किसके लिए होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन, सिर्फ और सिर्फ. Yes. फिर PM जन धन योजना, स्वनिधि अर्बन के लिए अर्बन मिनिस्ट्री करते हैं. मुद्रा योजना, स्मॉल लोन, शिशु तरुण, और और जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस बीमा, यही है जन सेवा केंद्र. तो इसमें कितने तक की पेंशन मिल सकती है, मिनिमम टू मैक्सिमम? मिनिमम ₹1,000 है, मैक्सिमम ₹5,000 पर मंथ will be given at the age of 60 years depending upon the contributions of the subscribers. तो सब्सक्राइबर्स जो है they should be between the age of 18 to 40 years, should have a savings bank account या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट भी हो सकता है. आधार और लाइक जैम ट्रिनिटी है, that's important. नेक्स्ट, और मानसिक कितने एज के बाद ये पेंशन मिलनी चालू होती है? After 60. नेक्स्ट, we have taken this one. प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च 205 वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. वो उससे डिस्ट्रिक्ट में जो GI टैग है उनके कारण जो लोकल जॉब्स है, क्रिएशन, MSME सेक्टर है, वो फॉर्मलाइज होंगे. ज्यादा से ज्यादा उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इन द एक्सपोर्ट सेक्टर. वैसे ही हर एक स्टेशन में वन प्रोडक्ट फोकस किया जाएगा. लोकल फॉर उल्टा लोकल, लिखा है, वोकल फॉर वोकल फॉर लोकल है ना. लोकल होता है, हाँ, उल्टा हाँ, लिखा है. उल्टा होता है. वोकल फॉर लोकल, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट. इससे क्या फायदा होगा? तो बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल वाराणसी में स्टेशन है, वहां पर उसी के अराउंड प्रोडक्ट वहां पर बिकेंगे. जो स्टेशन है, इट विल बी डेकोरेटेड बाय द आर्ट एंड फॉर्म्स एंड कल्चर हेरिटेज बाय द लोकल पेंटर और आर्टिस्ट, उनको भी जॉब क्रिएशन होगा. तीसरा कि म्यूजिक वही बजेंगे,
और जो थीम भी होगा वो भी इट विल बी बेस्ड ऑन द लोकल जो कल्चर है उन पे बेस्ड हो, ताकि कोई भी लोग आए, पहला जो एक इम्प्रेशन होता है ऑफ द सिटी, इट इज क्रिएटेड बाय द स्टेशन। पहला इम्प्रेशन, उसी से पता लग सकता है कि स्टेशन किससे पता लग सकता है स्टेट कैसा होगा, सिटी कैसा होगा दिखने में। तो वो फील आ जाना चाहिए। और फिर जब प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनको एक आइडिया होगा कि ये सब केले फेमस है बनारस या फिर अयोध्या या फिर जमशेदपुर या कुछ भी। तो ऐसा कर सकते 205 स्टेशन अक्रॉस सदर्न रेलवे ओनली, बाकी बाद में किया जा सकता है। नेक्स्ट। इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अप कि इंडिया का अगर हम बजट की बात करते हैं कितना एलोकेशन किया गया है, तो 54 लाख रुपीज by 2040। और 54 वी आर 50 ऑल्सो हैविंग, लाख करोड़। हम्म। हाँ, 54 लाख करोड़। और नेशनल रेल प्लान विजन भी है अप टिल 2030। सो यहाँ पे इट इज एम टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटीज और कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स, एंड शेयर इंक्रीज करना है रेलवेज का इन फ्लीट अप टिल 45%। तो टू क्रिएट मोर कैपेसिटी अहेड ऑफ द डिमांड, मतलब कि डिमांड ज्यादा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सप्लाई या जो कैपेसिटी है, तो टू केटर टू दैट डिमांड सप्लाई मिसमैच ना हो। और फ्लीट की बात हो गई है, and increasing the average speed of the freight trains to 50 kilometer per hour, reducing the हम्म। transit time of the freight, and तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करना, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स को बनाना रेलवेज में स्पेसिफिकली, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना, प्राइवेट शेयर को इंक्रीज करना बोथ फ्रीट में, पैसेंजर टर्मिनल्स में, डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है बस। हम्म। तो नेक्स्ट, सेंट्रल ट्रांसफर, इससे रिलेटेड की डेटा पॉइंट्स है जो दैट कैन बी रिटन डाउन। पहला है कि टैक्स डेवल्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, स्टेट्स एंड स्टेट्स, उस पर बात करते हैं फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। अब डेवोल्यूशन कैसे होगा? तो डेटा पॉइंट दिया हुआ है कि जब बोलते हैं स्टेट की मुझे नहीं मिल रहा है फंड, तब इसमें बोला जा रहा है ओवरऑल पोस्ट ट्रांसफर कितना कंबाइन होता है रेवेन्यू। तब ओवरऑल सेंटर का 12 फाइनेंस कमीशन मतलब 2002, 15 मतलब उसका पीरियड पिछले 20 ईयर्स में, तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स सेंटर का जो डेवोल्यूशन है इट वॉज 38%, वो घट चुका है अभी 31 में। स्टेट का 61 था जो बढ़ चुका है 69 में। तो ओवरऑल स्टेट का परसेंटेज बढ़ा है पोस्ट ट्रांसफर। एक बार दोबारा बताना उसे। 38 से 31 हुआ है सेंटर का लास्ट 20 ईयर्स पोस्ट ट्रांसफर परसेंटेज ऑफ डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन कंबाइंड रेवेन्यू, क्योंकि सेंटर ग्रांट भी तो देते हैं ना। तो जो सेकंड वाला बात हो रहा है वो है ट्रांसफर इंक्लूडिंग टैक्स डेवल्यूशन एंड फाइनेंस कमीशन एज वेल एज grants from the center to state after 2015-16 taken into union budget. It also include grants in aid to the UT। और जो पोस्ट ट्रांसफर में स्टेट का 61% था तो 68 हो चुका है। तो ऐसे बोल सकते 31 38 से 31, वहां 61 से 68, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो रिलेटिव वेट अगर बोला जाए तो पहली बार 14th में डेमोग्राफिक चेंज लाया गया और 15th में 2.5% टैक्स एफर्ट को दिया गया। तो पॉपुलेशन 15% है, डेमोग्राफिक चेंज 12.5%, इनकम डिस्टेंस तो 45%, एरिया 15% है, फॉरेस्ट कवर 10, टैक्स एफर्ट 2.5। इस साल पूछा था पीटी 2023 में। लेकिन एक और डेटा है कि ओवरऑल द सदर्न स्टेट का जो शेयर है वो 20% था, वो घट करके 16% आ चुका है विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल डेवोल्यूशन ऑफ द फंड बिटवीन द स्टेट्स। 20% था पहले सदर्न स्टेट का और 16 आ चुका है। सबसे ज्यादा गेन किसको हुआ? तो हिली सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स सबसे ज्यादा गेन है। वो किस
क्राइटेरिया के बेसिस पे हुआ है, इनकम डिस्टेंस के क्राइटेरिया पे। तो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया में यही होता है कि एक आप आइडियल क्राइटेरिया जो लेवल ऑफ इनकम है उसको ले लेते हो, और फिर जो स्टेट की इनकम लेवल है उसमें जितना ज्यादा गैप होगा तो ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ फंड होगा उस स्टेट को। हम्म। तो इसमें बोला यार कि कैसे इसको इक्विटी के बेसिस पर बढ़ाया जाए। तब लास्ट में यही बोला गया कि जो सरचार्ज और सेस है उसको लिमिट किया जाए, पहला तो एक हो गया, या दूसरा उसको भी पार्ट बना दिया जाए फॉर डेवोल्यूशन ऑफ द फंड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, या फिर सरचार्ज और सेस का जो मैक्सिमम इतने ही ले सकते हैं उसको कर दे ऐसा। तो ये दो एरिया, तभी हम लोग, और इक्विटी के हिसाब से इट कैन बी डिवॉल्व बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनको भी आप कितना इक्विटेबली वेट दे रहे हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक फैक्टर को ज्यादा वेट दिया जा रहा है कंपैरेटिवली आउट ऑफ 100%, तो वो कुछ ही स्टेट्स को फेवर कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इक्विटी प्रमोट करने के लिए इनकम को दिया जाता है, क्योंकि इनकम अगर स्टेट के बीच में इनइक्वालिटी होगा तो उससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इनकम को ज़्यादा दिया, 45% दिया है। फिर बोला गया कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, फिर बोला गया कि आप कितने पॉपुलेशन मैनेज किए, फैमिली प्लानिंग कैसे की, उसमें आपको इंसेंटिव दिया गया। डेमोग्राफिक चेंज इंसेंटिव 12.5%। एरिया कितना है, बड़े स्टेट को ज़्यादा चाहिए रिसोर्सेज तो 15%। फॉरेस्ट कवर कितना है, तो उसमें लाइफ मिशन लॉन्ग टर्म जो इंडिया का मिशन है 33% पहुंचाना अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके तहत 10% दिया हुआ है। और टैक्स एफर्ट कितना जल्दी आप एफिशिएंसी आप कर रहे हो टैक्स कलेक्शन में, 2.5 दिया हुआ है। सबसे कम 2.5 की दिया हुआ है क्योंकि ये छोटे इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इक्वालिटी, इक्विटी बिटवीन द स्टेट्स, इसलिए 45% वो। नेक्स्ट, ये इसमें दो तीन एरियाज है, वी कैन डिस्कस। ई निर्माण पोर्टल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, ई निर्माण कार्ड। जब बात करते हैं ना कि पीएम स्वनिधि योजना, एक कार्ड मिलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर का टाइमली वेज नहीं मिलता है, ह्यूमन राइट्स वॉलेशन है, डिग्निटी नहीं है, तो उसके लिए कार्ड होने से उनके पास एक आइडिया रहेगा, उनको जाके आप सबमिट कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप एक रिड्रेस कर सकते हो कोई भी। तो ई निर्माण पोर्टल। फिर अन्नपूर्णा स्कीम, न्यूट्रिशनिस्ट मिल दिया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर को। और कंस्ट्रक्शन वर्कर क्यों बात हो रहा है, क्योंकि जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है तो 3 एरियाज में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि अर्बन में कोई मनरेगा नहीं है, रूरल में मनरेगा है। तो अर्बन में जॉब सबसे ज्यादा क्रिएशन कहाँ होता है, तो पहला है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन। तो कभी भी देखते हैं कि तो इसमें महिला भी काम करती है, जो लेके जाती है ब्रिक्स हो गया या फिर सीमेंट हो गया, और जो व्हील होते हैं वो डिमोलिशन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो दोनों काम करते हैं। तो एक पहला वो हो गया। दूसरा मेड, एज अ हेल्पर मेड, सैनिटेशन ड्राइव, सीवेज ट्रीटमेंट, रैक पिकिंग, ये सब में। थर्ड हो गया कि माइग्रेशन में हाई सैलरी वर्कर, जो बाकी लोग माइग्रेट करते हैं, आईटी सेक्टर, जॉब सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो होगा वो पहला दो ही होगा, सेकंड में बहुत कम अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है, इसलिए कम होता है। इसलिए यहाँ श्रमिक अन्नपूर्णा स्कीम उन लोग के लिए किया गया है, 5 रुपया में आप। तो फिर अगर नीचे जाए, बाकी तो स्पेसिफिक एरिया जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ एक और, डोर स्टेप हेल्थ केयर। जब हेल्थ केयर से बात करते हैं तो 2 स्टेप करना बहुत जरूरी होता है, उसमें तीन चीज आता है। पहला आता है आप ड्रोन से मेडिसिन पहुंचा दें, डोर स्टेप हो गया। दूसरा, टेलीमेडिसिन, कि घर से बैठे बैठे डॉक्टर को दिखा दे। तीसरा हो गया कि एम्बुलेंस सही समय पे पहुंचना, सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए, वो इसमें दिक्कत होता है, ट्रैफिक इशू होता है। तो एम्बुलेंस में दो हो गया, एक है कि 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर। तो कहीं कहीं पर 2 व्हीलर यूज होता है ताकि जल्दी से पहुंचा सके। तो 2 स्टेप हेल्थ केयर के लिए धनवंतरी आरोग्य रथ योजना, रथ। तो इसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, एक तरह से तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बात हो रहा है ये। ठीक है, तो
वी कैन राइट कि दो स्टेप हेल्थ केयर सर्विस में आप एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस से लेकर के और ड्रोन्स टेस्टिंग और फैसिलिटी भी जो सब कुछ पहुंचा पॉसिबल है सकते वो, हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जैसे टोटल हेल्थ चेकअप स्कीम, सारे हेल्थ चेकअप्स हाँ, के लिए ये टोटल हेल्थ केयर चेक। इम्पोर्टेंट है। होटल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो होटल असिस्टेंस, हाउसिंग सब्सिडी, ये तो ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये कभी नहीं हम्म बात होता है। हमेशा जब बात करो सीवीडी का बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर, जब महाराष्ट्र में जब आइटेशन चल रहा था, आंध्र प्रदेश सुबह जाती है, शाम में आती है, और धूप आता है, हीट वेव आता है, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन और प्रॉब्लम होता है बड़ी, तो वो भी देयर जॉब शुड ऑल्सो बी कंसिडर अंडर द ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो OSH कोड है, लेबर कोड 2020, 4 कोड थे वेजेस के हिसाब से, वेजेस कोड हो गया, फिर ऑपरेशनल सेफ्टी हजार्ड कोड, उसमें भी उनका भी आना चाहिए। तो वैसे ही इसमें भी, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन में भी ऑक्यूपेशनल डिजीज, फॉर एग्जांपल सिलोसिस, सिलिकोसिस, कैंसर, फिर एयर पोल्यूशन रिलेटेड CVD, वो सब इंक्लूड होना चाहिए। तो हेल्थ केयर का कंप्लीट हेल्थ केयर चेकअप, हाँ, तो ओवरऑल डिलीवरी इसका ऑफ द फायदा ही स्कीम होगा एट लेबर दोस्त। प्रोडक्टिविटी। हम्म ठीक। नेक्स्ट, वी हैव डिस्कस इन डिटेल, लेकिन अगर से हम बात किया जाए तो एफ्टा, एफ्टा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हारा जो प्रवेश क्वेश्चन था कल, वो ये था कि एफ्टा जो मेंबर है, 4 कंट्री है, वो दे आर नॉट मेंबर ऑफ EU। एक लाइन में बोला जाए तो EU के साथ तो इंडिया का अलग चल रहा है अभी। और जो एफ्टा है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दे आर नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। दैट इज वाई इंडिया इज कंसिडरिंग, कंसिडर्ड किया, अब तो हो गया FTA बिटवीन द एफ्टा कंट्रीज और इंडिया। EU के साथ नहीं हुआ अभी, EU अभी चल रहा है, यूके के साथ चल रहा है अभी भी, US के साथ भी चल रहा है। तो 4 एफ्टा मेंबर कंट्री नॉट पार्ट ऑफ EU, और कौन कौन कंट्री? आइसलैंड, लेस्टेनस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। अनलीज द अपॉर्चुनिटी, सब जगह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक सेवी, China+1 मॉडल इसमें आएगा। हर कंट्री चाह रहा है डाइवर्सिफाई करे इनकम, इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन को जोड़ सकते हैं इससे। और कटिंग यहाँ एज से इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, क्या सीख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, ये। फूड प्रोसेसिंग, हाईटेक फार्मिंग। हाईटेक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्वे में हाईटेक फार्मिंग यूज होता है, स्विट्जरलैंड में चॉकलेट हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट पेंशन फंड, जो भी पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड डेवलप कंट्रीज में बहुत हाई है, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का जगह ही नहीं है, उनके पास है ही नहीं अपना इकोनॉमी इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट फंड। तो वो डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आएगा पूरा का पूरा FPI में, इंडिया के पास FDI में आएगा। केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मा इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग सब में है। बोलो मर्सी। दो यूनिक एरियाज जहाँ पे और हेल्प हो सकती है, ये सब तो हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एरियाज क्रिटिकल हैं। दो यूनिक एरियाज है कि इन कंट्रीज में करप्शन बहुत कम है, तो वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, उसमें जो पार्टनरशिप रहेगी। और सेकेंडली, हाई इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हैप्पीनेस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो इन कंट्रीज में दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो वो कैसे इंडिया अचीव कर सकता है, क्या लूप होल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो दैट कैन बी डेल्ट विद थ्रू द रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज। ठीक। यस। effort. नेक्स्ट, नेक्स्ट, पेनिसिलिन प्रोडक्शन इन इंडिया, वो बल्क ड्रग पार्क में बनना स्टार्ट हुआ है अंडर द PLI स्कीम। उससे क्या होगा? ओवरऑल जो चाइना पे डिपेंडेंसी था वो कम हो सकता है, क्योंकि when the country market were flooded with cheaper alternative largely from China, तो उसको डील कर सकते हैं। और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वे आउटसोर्सिंग अर्लियर, अब चाइनीज पेनिसिलिन वेर प्रोड्यूसिंग बिलो द कैपेसिटी, और उसके बाद इंडिया ने इंटरवीन किया, और ओवरऑल अभी बल्क बल्क ड्रग पार्क में पूरे बन रहे पेनिसिलिन। इसमें बाकी 1990 फिर से पहले इंडिया हार्मोन इसको भी प्रोड्यूस कर इंसुलिन ही रहा बनाया था। जाएगा लॉन्ग टर्म में, हाँ। हाँ, 1990 से पहले इंडिया इसको मैन्युफैक्चर कर रहा था, बट उस टाइम पे चाइना ने ये एक चीपर ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे ऑपरेशंस बंद हो गए। एंड नाउ अभी हमें 3 डेकेड्स लगे हैं फिर से टू रीस्टार्ट दी ऑपरेशंस, बिकॉज चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए थी। 90% और हाँ, एंटीबायोटिक 90%। API जो है। ठीक। नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि जब तक कोई भी चीज पॉलिसी विमेन का इंक्लूजन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। राइट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन,
जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी राइट्स आर नॉट मैटर ऑफ इक्विटी बट ऑल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जब उनका सहयोग बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, न्यू टैलेंट पूल क्रिएट होगा। 50% को आप छोड़ देंगे टैलेंट पूल से तो फिर जो न्यू इनोवेशन टैलेंट है वो आप मिस कर दे रहे हो, तो उससे जीडीपी में इफेक्ट होगा। 23% एवरेज जीडीपी इंक्रीज कर सकता है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। और ओवरऑल देखा जाता है तो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज डिसीजन में विमेन का रोल बहुत ज्यादा होता है, सेविंग में भी विमेन का रोल बहुत ज्यादा है। और दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ईएसजी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो धीरे धीरे विमेन टैलेंट पूल में जा रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज और सोल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल है। अभी इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल हायर फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया है 30% इन पार्लियामेंट। तो वो एक नजिंग मैकेनिज्म है, धीरे धीरे हर एक सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में परकुलेट करेंगे। एक You want- इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे जो है, जैसे इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो जो इन्फ्लुएंस हम करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, तो उसमें 80% जो डिसीजन मेकिंग है या जो इन्फ्लुएंस है वो वुमेन का रहता है। तो इसलिए टू स्टडी देयर बिहेवियर, देयर प्रेफरेंसेस सेम ओवरऑल बात। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यस। और सेविंग्स की भी बात करें, जैसे वुमेन वी आर सीइंग कि उनके पास ग्लोबल लेवल पे यहाँ डेटा है कि 40% वेल्थ है। तो कैसे फाइनेंशियल सेक्टर के साथ भी इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है कि वो उस फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस। नेक्स्ट, इसमें टू की हाईलाइट है। पहला है कि जो एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उससे क्या फायदा होगा। जो पॉवर्टी लेवल है, रंगा राजन का मेथोडोलॉजी, वो उसमें आप ट्विक कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि उनका जो डेटा है और पहले का डेटा था अभी न्यू डेटा है, तो एडिशन के बाद और अच्छा हो सकता है। सेकंड, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी एक चेंजेस आ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रूरल एंड अर्बन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। बस यही दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मीराबाई टू ट्रेन इन पेरिस अहेड ऑफ ओलंपिक्स। लास्ट वन, मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वी हैव कंप्लीटेड। तो अगर बात किया जाए विथ रिगार्डिंग टू द कंक्लूजन, तो ट्राइब्स इन वेस्टर्न घाट, वहां पर वी डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट, कैसे अब्यूज होता है और कैसे इसको वापस देना चाहिए, कंजर्वेशन स्टेटस देना चाहिए और लोकल इकोनॉमी भी क्रिएट करना चाहिए, धूप, फायर, फ्यूल वुड, हनी एक्सेट्रा उसके थ्रू। पीएम विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, उसमें तावंग एंड कामेंग डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट। एलएसी दूसरा इंपॉर्टेंट। टाइम टू प्रोहिबिट जज फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ द जज का बात किया गया और फिर प्राइवेट प्रिविलेज का बात किया गया रिगार्डिंग द कोर्ट। अभी लीगल बार नहीं है, आप कर सकते हैं ज्वाइन, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, एक बफर होना चाहिए जज के ऊपर में, क्योंकि जज रिप्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी डिस्कस अबाउट डेटा कलेक्शन एंड एल्गोरिदम। ईसी का रोल, वी डिस्कस अबाउट कि रिमूवल कैसे होता है और उनका सिलेक्शन कमेटी का रोल और कौन कौन लोग होते हैं। अग्नि 5 एंड MRIRV में डिस्कस डिटेल में डिस्कशन किए विद रिस्पेक्ट टू द सिटीज अमेंडमेंट एक्ट। फिर त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा मोथा। फिर सदर्न रेलवेज में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, सेंट्रल ट्रांसफर ऑफ द स्टेट्स, वी डिस्कस अबाउट दैट, डाइवोल्यूशन कैसे होना चाहिए, सेस और सरचार्ज को भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर डोर स्टेप डिलीवरी हेल्थ केयर, ई निर्माण पोर्टल, एक्टा साइन हुआ एफ्टा कंट्री के साथ, वो भी डिस्कस दैट। हर जगह फायदा होगा, राइट फ्रॉम द करप्शन, नॉन करप्शन, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड और सब जगह।